चाइनीज ड्रामा में जिसका नाम है ब्यूटी स्ट्रैटेजी। तो ब्यूटी स्ट्रैटेजी का एपिसोड नंबर 1 शुरुआत होती है, जहाँ पे हमें कहानी सुनते हैं और कहानी में बताया जाता है हजारों वर्षों से जुआन कुंग महाद्वीप पर 5 कुलों का शासन था। मानव कबीला, फेटअप कबीला, स्नो कबीला, फायर कबीला और रहस्यमय आत्मा कबीला। 6 साल पहले इस 5 कुलों के बीच युद्ध छिड़ गया था, जिसमें मानव कबीला ने अन्य 4 कबीलों को धूल चटा दिया, मतलब चारों कबीलों को लगभग खत्म कर दिया और अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। युद्ध के दौरान आत्मा कबीले की राजकुमारी सुयोये बाल बाल बच गई थी और उनका कोई पता नहीं लगा पाया। स्टोरी की स्टार्ट होती है और हम देखते हैं एक लड़की को जिसे कि बहुत ही ज्यादा पीटा जा रहा होता है। एक औरत उसे बहुत ज्यादा पिटवा रही होती है नौकरों से और कहती है कि तुम नौकरानी हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जूते पे दाग लगाने की। उसे बहुत ज्यादा पीट रही होती है, उसके शरीर पे लात घुसे और कोड़े बरसा रही होती है। यहाँ पे उसका जब चेहरा देखती है तो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है, तुम अपनी आंखें मुझे दिखा रही हो, रुको मैं तुम्हें अभी सबक सिखाती हूँ। उसके बाद से उसे और ज्यादा पीटने लगती है, यहाँ तक कि उसके गले पे पैर रख लेती है। कहती है कि तुम मर भी जाओ ना तब भी किसी को परवाह नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम तो एक मामूली सी दासी हो। हम देखते हैं कि यहाँ से महाराज यानी सम्राट गुजर रहे होते हैं, तो एक आदमी कहता है कि सम्राट आ रहे हैं, तो जल्दी से आप लोग रास्ता दे दीजिए। यहाँ पे जो लड़की होती है वो सम्राट की तरफ देख रही होती है और सोचती है कि मानव कबीले में जो दास दासियां होते हैं उनका कोई भी अस्तित्व नहीं होता। अगर वो जान से भी मारे जाते हैं तब भी कोई भी पूछताछ नहीं होगी, कोई भी उनके बारे में नहीं पूछेगा। सम्राट गुजरते हुए उस लड़की को देखते हैं जिसे बहुत ही ज्यादा पीटा गया होता है और वहीं पे आके थोड़ी देर के लिए गाड़ी रुक जाती है। सम्राट अपना पर्दा हटा के थोड़ा सा उस लड़की को देखते हैं, वो लड़की अपना सर झुका के प्रणाम करती है। सम्राट उस औरत से कहते हैं कि ये बस एक दासी है, तो इसके खून का जो इल्जाम है ना तुम अपने सर पे मत लो, इसे ऐसे ही जाने दो। इतना सुनना था कि वो लड़की जो होती है बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, कहती है कि धन्यवाद मेरे बारे में सोचने के लिए। जिसके वजह से सम्राट यहाँ से चले जाते हैं। तो जो दासी होती है वो कहती है कि भले यहाँ पे किसी का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन मैं जीने के लिए अपने अस्तित्व को बना लूंगी। मुझे जीने के लिए अपने अस्तित्व को बरकरार रखना ही होगा। जिसके बाद से सीन यहाँ से कट होता है, हमें दिखाया जाता है नौकरानी के कमरे का सीन, जहाँ पे ये नौकरानी बताती है कि मेरा नाम लिंगजी है और मेरा दूसरा पहचान ये भी है कि मैं स्प्रिट कबीले की राजकुमारी हूँ, यानी आत्मा कबीले की राजकुमारी सुयोये। तो ये इस कहानी की फीमेल लीड होने वाली है, इसका नाम है लिंगजी। जो लिंगजी होती है अपने शक्तियों से अपने शरीर पे लगे हुए घावों को भरने का प्रयास करती है और उसे आवाज सुनाई दे रही होती है सुयोये सुयोये मुझे बचाओ। ये कहती है कि मुझे अक्सर महल में अपने भाई की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि इन लोगों ने मिलकर मून स्प्रिट कबीलों के साथ नष्ट कर दिया है। तो मैं यहाँ पे रह के जहाँ पे अपराधियों को पकड़ा कैद किया जाता है वहाँ पे जाके अपने मून स्प्रिट कबीले के लोगों को छुड़ाऊंगी और उसके बाद से सच्चाई का पता लगाऊंगी कि आखिर किसके कारण हमारे मून स्प्रिट कबीले यानी आत्मा कबीले को नाश किया गया था। मैं सच्चाई का पता लगाऊंगी, शायद सच्चाई का पता लगाते वक्त मेरी जान ही क्यों ना चली जाए रही होती। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बूढ़ी महिला आती है, जिसको देखते ही अपने कपड़े को तुरंत ढक लेती है, मतलब घावा जो हिल कर रही होती है उसे छोड़ देती है। बूढ़ी महिला आती है, अपनी नौकरानी को आदेश देती है, उसकी नौकरानी जाके लिंगजी को वहाँ पे उठा के पटक देती है, जिसके बाद से वो डंडे से वार करने जाती है और बूढ़ी महिला कहती है बेवकूफ गुलाम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लेडी एन को अपमानित करने की, जो कि महाराज की पसंदीदा महिला है। यहाँ पे वो जैसे ही मारने जाती है, लिंगजी उसका हाथ पकड़ लेती है, मतलब डंडा पकड़ लेती है और कहती है कि आप क्या चाहती हैं, कि आपको दोषी ठहराया जाए। वो कहती है क्या मतलब है तुम्हारा, बूढ़ी महिला कहती है। तो लिंगजी कहती है कि आपको पता है ना कल इलेक्शन होने वाला है, मतलब महाराज के लिए उपपत्नी का चुनाव होने वाला है, और उस वक्त अगर मैं घायल रही और आपकी महिला का देख रेख करने के लायक ना बची तो क्या होगा, दोषी तो आपको ही ठहराया जाएगा ना। बूढ़ी महिला कहती है कि लिंगजी तुम्हारी जुबान बहुत ही ज्यादा चलने लगी है। वो कहती है कि हाँ आप तो अच्छे से समझती हैं, और सोचिए कल जब आपकी महिला का चुनाव होगा उस वक्त अगर किसी महिला ने यानी किसी मैडम ने मुझे पसंद कर लिया, किसी उपपत्नी ने, और उसने मुझे अपने काम पे रख लिया, अपना प्रमुख दासी बना लिया, तो आपको इसके बदले में तोहफे भी तो बहुत ज्यादा मिलेंगे। बूढ़ी महिला कहती है कि हाँ तुम्हारा कहना तो सही है। बूढ़ी महिला कहती है कि इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, लेकिन याद रखना चुनाव में कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, उपपत्नी के चुनाव में वहाँ पे तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। जिसके बाद से बूढ़ी महिला यहाँ से चली जाती है। तो लिंगजी सोचती है कि मुझे वहाँ पे कुछ ना कुछ तो करना होगा और सम्राट से नजदीकियां बढ़ानी होगी, फायदा उठाना होगा। हमें जिहुआ हॉल का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि ढेर सारी महिलाएं जो कि खूबसूरत होती हैं और यहीं पे सम्राट भी बैठे होते हैं। चुनाव के लिए सभी लोग बैठे होते हैं, जहाँ पे एक तरफ नौकरानियां बैठी होती है जिसमें लिंगजी भी बैठी होती है। हम देखते हैं कि यहाँ पे महारानी डाउजर की एंट्री होती है, तो सभी लोग खड़े होकर महारानी डाउजर को प्रणाम करते हैं। महारानी डाउजर किसी के प्रणाम का जवाब नहीं देती, यहाँ तक कि सम्राट के प्रणाम का जवाब भी नहीं देती और जाके अपनी सीट पे पड़े ही आराम से बैठ जाती है। तो लिंगजी यहाँ पे सोचती है कि महारानी डाउजर जो है वो महाराज की बायोलॉजिकल मदर नहीं है। मैंने सच सुना था कि इन दोनों के बीच कुछ भी सही नहीं चल रहा है, मतलब ये दोनों शायद एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं, नफरत करते हैं। उसके बाद से महारानी डाउजर के लिए चाय लाई जाती है और वो चाय पीती हैं, जिसके बाद से सम्राट कहते हैं कि ये सब लड़कियां हैं जो इलेक्शन के लिए लाई गई हैं। माँ कहती है कि ये सब साधारण सी लड़कियां हैं, इनसे अच्छी तो दासियां लगेंगी अगर अच्छे कपड़े पहना के खड़े बैठा दिया जाए तो। यहाँ पे महाराज कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, और भी बहुत सारी लड़कियां हैं देखने के लिए। वो कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लड़कियां इतनी भी ज्यादा खास नहीं है, और उस चाय के कप को वहीं पे फेंक देती हैं। हम लिंगजी को देखते हैं जो कि एक बार महारानी को देखते हैं और दूसरी तरफ बाहर की तरफ देखते हैं जहाँ पे एक पौधा लगा
लगा होता है, उसमें बहुत सारे फूल लगे होते हैं। वो महारानी की तरफ देखकर सोचती हैं कि मैंने सुना है कि महारानी को फूल पौधे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उसके बाद से वो क्या करती है, कुछ जादू करती है जिसमें से वो जो फूल वगैरह होते हैं, पंखुड़ियाँ, वो सब उड़कर अचानक से हवाएं बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है। वो सारी पंखुड़ियाँ उड़कर लिंग के ऊपर ही आकर गिरने लगते हैं। सभी लोग उसे ध्यान से देखने लगते हैं। महारानी भी देखती हैं और कहते हैं कि इतनी सारी पंखुड़ियाँ इसके आसपास बिखर रही हैं, ये एक अच्छा सगुन है। जिसके बाद से महारानी कहती है कि तुम यहाँ सामने आओ। जिसके बाद से लिंग आके महारानी के सामने घुटनों के बल बैठ जाती है। महारानी बोलती है कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो वो कहती है कि मेरा नाम लिंग है और मैं एक साधारण सी गुलाब हूँ। तो वो कहती है कि अच्छी बात है, वैसे ये अच्छा सगुन है और मैं तुम्हें अपने बेटे के लिए यानी महाराज के लिए उनकी रखैल नियुक्त करती हूँ। यहाँ पे सभी लोग चौंक जाते हैं, कहते हैं कि वो तो किसी उच्च घराने की महिला भी नहीं है, ऐसा कैसे कर सकती है महारानी। महाराज को भी तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो अपना हाथ बींच लेते हैं। महारानी कहती हैं कि मेरे इस बात से किसी को कोई आपत्ति है और महाराज की तरफ देखते हुए बोलती हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें ये चीज़ पसंद नहीं है। महाराज कहते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है माँ, मुझे पता है कि आपकी दृष्टि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और आप मेरे लिए जो भी करेंगे वो अच्छा ही होगा। जिसके बाद से सम्राट भी मान जाते हैं। सभी लोग ये कह रहे होते हैं कि एक मामूली सी गुलाम आज एक मैडम बन गई। मतलब उसे महारानी कहती हैं कि आज से तुम्हें लेडी लिंग के नाम से जाना जाएगा और फिर वहाँ से चली जाती है। महारानी के जाने के बाद हम देखते हैं जो सम्राट होते हैं वो भी उठते हैं। गुस्सा तो आ रहा होता है लेकिन कुछ भी नहीं कहते हैं और लेडी लिंग की तरफ देखते हुए यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद से लेडी लिंग सोचती हैं कि मेरे भाई को गुप्त रूप से यहाँ पे कैद किया गया है, तो अपने भाई को छुड़ाने के लिए मुझे सम्राट के आसपास ही रहना होगा, उनके पास रह के ही मुझे कोई सुराग मिल सकता है। आगे लेडी लिंग की नौकरानियां उन्हें तैयार कर रही होती है, कहते हैं कि ये ईर्ष्या के हो गए। सभी लोग आपसे ईर्ष्या करने लगे हैं कि आप एक मामूली सी नौकरानी थी और आप इतनी खूबसूरत हो गई हैं, आप तो लेडी लिंग बन गई हैं। जिसके बाद से लेडी लिंग तैयार होकर अपने कमरे की ओर जा रही होती है, तो यहाँ पे नौकरानियां भी बात करती हैं कि ये तो कितनी ज्यादा खूबसूरत लगने लगी है, पहले नौकरानी थी तो कैसी थी। हम देखते हैं कि लेडी लिंग सचमुच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। वो जाती है महाराज के पास और कहती है कि महारानी के आदेश अनुसार मैं आपके साथ रात बिताने के लिए यहाँ पे आ गई हूँ। महाराज जो होते हैं वो अपने तलवार को पोंछ रहे होते हैं, कहते हैं कि चूंकि महारानी ने आपको मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से चुना है तो मैं आपको कुछ तोहफा देना चाहूंगा। जिसके बाद से यहाँ पे एक आदमी तोहफा लेकर आता है और महाराज अपने तलवार से उसे उड़ा देते हैं महारानी की तरफ, मतलब लेडी लिंग की तरफ। सफेद रंग का फांसी लगाने वाला कपड़ा होता है। तो लेडी लिंग कहती है कि इसका क्या मतलब है महाराज। तो महाराज कहते हैं इसका मतलब यह है कि तुम अपनी जान दे दो। लिंग अपने घुटनों के बल बैठ जाती है, कहती है कि माफ कीजिएगा महाराज, मैं अपनी जान दे नहीं सकती। तो यहाँ पे महाराज कहते हैं कि तुम अपनी जान क्यों नहीं दे सकती। वो कहती है क्योंकि महाराज अगर मैंने अपनी जान दे दी तो महारानी डाउजर आपके ऊपर गुस्सा हो जाएंगी। तो वो कहते हैं कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि एक मामूली सी साधारण सी महिला के लिए मेरी माँ मेरे ऊपर गुस्सा हो जाएंगी। वो कहती है क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि महारानी डाउजर के सर पे पूरे सेना का कार्यभार है, मतलब पूरा सेना वही संभाल रही है। अगर आप उन पे क्रोधित दिखाने के लिए आप उनके द्वारा चुनी गई महिला को मार देते हैं तो वो आप पे कभी भी अपने सेना से आक्रमण करवा सकती हैं, आपके राजसी पद को छीन सकती हैं। यहाँ पे महाराज कहते हैं कि तुम मामूली से नौकरानी हो, तुम्हें इतनी सारी जानकारी कैसे है न्याय अन्याय के बारे में। अगर मैंने तुम्हें मरने के लिए कहा तो तुम बस शांति से खड़ी भी हो सकती थी। तुम मुझे समझा रही हो कि न्याय क्या है अन्याय क्या है। यहाँ पे वो कहती है कि मैं इस बात से खुश हूँ कि महाराज मुझे मारना नहीं चाहते थे बल्कि बस वो मेरी परीक्षा लेना चाह रहे हैं। महाराज कहते हैं कि तुम बताओ तुम कौन हो। उसका सर तलवार से उठाते हैं, जिसके बाद से उसके चेहरे को देखते हैं और याद करते हैं कि उसकी माँ को कबीले की राजकुमारी ने उसकी माँ की हत्या की थी और इसने देख लिया था। लेडी लिंग को देखते हैं, कहते हैं कि ये बिल्कुल वही चेहरा है, मुझे इसे मारना नहीं चाहिए। जिसके बाद सम्राट इसे यानी लेडी लिंग को तलवार के सहारे उठाते हैं और कहते हैं कि वैसे मेरी माँ ने अच्छा गुलाम चुना है मेरे लिए। तो यहाँ पे लेडी लिंग कहती है कि मैं आपके माँ का कोई मेहरा नहीं हूँ, मतलब मैं आपके माँ के लिए कार्य नहीं करती। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि अच्छा तुम सच में मेरी माँ के लिए कार्य नहीं करती। वो कहती है कि हाँ, मैं समय आने पे आपको साबित कर दूंगी। जिसके बाद से सम्राट अपना तलवार हटाते हैं और उसे अपनी तरफ खींच के उसके गले पे तलवार रख देते हैं और कहते हैं कि तुम कैसे साबित कर सकती हो। वो कहती है मैं साबित कर सकती हूँ, मैं आपके लिए आपकी तलवार बनूंगी। तो सम्राट उसे नीचे ही फेंक देते हैं और कहते हैं कि तुम मेरी तलवार बनोगी, तुम्हें क्या लगता है तुम इसके लायक हो। लेडी लिंग कहती है कि महाराज। तो यहाँ पे महाराज कहते हैं कि कोई आओ और इसे ले जाकर तियांगांग पैलेस में भेज दो। आगे का सीन में हम तियांगांग पैलेस का सीन देखते हैं जहाँ पे इनकी नौकरानियां मुंह बिचकारी होती है। कहती हैं कि अन्य लोग जब उपपत्नी बनती है तो उनकी नौकरानियां राज करती हैं और मुझे देखो मैं इस बेकार से पैलेस में आई हूँ। जिसके बाद से लेडी लिंग जो होती है वहीं पे झाड़ू वाड़ू लगाने लगती हैं। तभी यहाँ पे लेडी यांग आती हैं और कहती हैं कि अब तुम भी उपपत्नी बन गई हो है ना। तो लेडी लिंग कहती है कि हाँ, तो अब हम दोनों बराबरी में हैं। जिसके बाद से लेडी यांग इशारा करती है और उनकी नौकरानी जाकर लेडी लिंग को पकड़ लेती है। कहती है कि भूलो मत, अब हम बराबरी पे हैं, अब तुम मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं कर सकती, मुझे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना मत। हमें यही देखते हैं कि महाराज साइड से ये सब कुछ देख रहे होते हैं। लेडी लिंग को पकड़ लिया जाता है और लेडी एंग जो होती है उनके चेहरे को देखते हैं और कहते हैं कि तुम अब काफी ज्यादा अहंकारी हो गई हो। पहले तो तुम शांत रहती थी क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत बार प्रताड़ित किया है, लेकिन हाँ देखो तुम अहंकारी हो गई। तो कहीं तुम आत्मा कबीले से नहीं हो ना, अगर वहां से हो तो तुम्हें मारना चाहिए क्योंकि तुम्हें वर्जित किया गया है। आत्मा कबीले के लोगों का यहाँ पे आना मना नहीं है। वो कहती है, मतलब वो उसे मारने लगती है अपने हेयर पिन से। तो लेडी लिंग उन्हें समझाती है, कहती है कि क्या तुम पागल हो गई हो, अगर तुम मुझे मारोगी तो महारानी डाउजर को नाराज कर दोगी। तो लेडी यांग कहती है कि अगर महारानी डाउजर के साथ तुमने काम किया था तो तुम यहाँ पे नहीं होती, और उसे वो पिन खोपने ही वाली होती है और लेडी लिंग जो होती है अपने आप को बचा रही होती है। तभी यहाँ पे सम्राट आ जाते हैं।
जिसके बाद ये दोनों लोग वहीं पे घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कहते हैं कि लेडी यंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लेडी लिंग को परेशान करने की, मेरी अनुमति के बगैर कोई भी इनसे ऐसे बुरी व्यवहार नहीं कर सकता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। लेडी यंग जो होती है वो माफी मांगती है, कहती है कि माफ कीजिएगा सम्राट। जिसकी वजह से सम्राट आते हैं और लेडी लिंग मतलब लेडी मैडम लिंग को अपने साथ उठाते हैं, खड़े करते हैं, कहते हैं कि अब आप मुझ पर नाराज होना बंद भी करो, मुझसे इतने नाराज क्यों हो मेरे साथ। लेडी लिंग कहती है कि इतनी जल्दी अपना मन कैसे बदल सकते हैं। तभी जो महाराज होते हैं वो लेडी यंग को कहते हैं कि अब देख क्या रही हो, जाओ यहाँ से। लेडी यंग वहाँ से उठती है और गुस्से में मुंह फुलाते हुए चली जाती है। सम्राट लेडी लिंग को बहुत प्यार से बात कर रहे होते हैं, जिसके बाद से वहाँ से निकल जाते हैं। तो उनका नौकर जो होता है वो कहता है कि आप लेडी लिंग की साइड क्यों ले रहे थे, आप तो लेडी लिंग को पसंद नहीं करते हैं ना और आप उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं। तो महाराज कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो। महाराज कहते हैं कि लेडी लिंग को महारानी द्वारा चुना गया है, तो यदि मैं लेडी लिंग को खुद मारता हूँ तो महारानी मेरे ऊपर नाराज होगी और मुझे मेरे पदवी से बर्खास्त कर देगी। इसीलिए मैं लेडी लिंग को दूसरों के हाथे मरवाऊंगा, एक ऐसा जहर जिसे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। आगे की सीन में हम देखते हैं कि सभी उपपत्नियां उपपत्नी हुआंग को सम्मान देने के लिए इकट्ठा होती हैं। यहाँ लेडी यंग लेडी लिंग की बेइज्जती करते हुए कहती हैं कि तुम यहाँ उपपत्नी हुआंग को सम्मान करने के लिए आई हो, क्या तुम इसके लायक हो? आओ मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा सरप्राइज तैयार किया है, चलो देखते हैं। अगले ही सीन में उपपत्नी हुआंग यहाँ पे पहुंच जाती हैं, जिसे कि सभी लेडी उन्हें प्रणाम करती हैं। लेडी हुआंग लेडी लिंग के पास जाती हैं और कहती हैं तो आप ही हैं महारानी द्वारा चुनी गई उपपत्नी लेडी लिंग। तो लेडी लिंग बताती हैं कि मैं लिंगजी हूँ और मैं आपको प्रणाम करती हूँ। लेडी हुआंग कहती हैं कि लिंग मेरे पास आओ। लेडी हुआंग के पास जाती हैं लेडी लिंग और लेडी लिंग सोचती हैं तो यही फैटअप कबीले की महिला है जो कि महाराज की उपपत्नी है, जो शांति स्थापित करने के लिए महाराज के साथ विवाह संबंध में है और ये हमारे हरम की भी प्रभारी महिला है। लेडी हुआंग कहती हैं कि तुम सचमुच बहुत खूबसूरत हो और आगे बढ़ती हैं लेडी लिंग को छोड़कर। कहते हैं सभी लोग अपने अपने सीट पर बैठ जाओ। अपने सीट पर बैठ जाते हैं, जिसके बाद से लेडी यंग खड़ी होती है एक शराब का बोतल और एक प्याला लेके। कहती हैं कि लेडी हुआंग ये शराब का बोतल मैंने बाहर से मंगाया है और ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है, तो क्या आप इसका स्वाद लेना चाहेंगी? लेडी हुआंग इससे पहले कुछ बोलती कि उनकी नौकरानी बोल पड़ती है कि लेडी हुआंग ऐसा नहीं करेंगी, मतलब वो शराब को पहले क्यों टेस्ट करेंगी, मान लो इसमें कोई जहर हुआ तो लेडी यंग कहती हैं कि अच्छा ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, आप इसे किसी और से टेस्ट करा सकती हैं। जिसके बाद से वो बेइज्जती करते हुए लेडी लिंग को कहती हैं कि लेडी लिंग ये हमारी पहले नौकरानी हुआ करती थी, तो क्यों ना हम ये शराब इन्हीं को टेस्ट करने के लिए कहें। शराब का प्याला दे रही होती है और सोच रही होती है कि ये शराब वो जहाँ से लाई थी उस आदमी ने इनसे बताया था कि ये शराब का प्याला पीते ही अगर आत्मा कबीले का कोई व्यक्ति होगा तो वो अपने असली रूप में आ जाएगा। लेडी लिंग तो डर जाती है, वो समझ जाती है कि इसमें कुछ ना कुछ तो जरूर मिला होगा। वो खड़ी होती है और कहती है कि माफ करना, मैं ये शराब नहीं पी सकती क्योंकि मैं शराब पीने के बाद सहन नहीं कर पाती, मुझे बहुत ज्यादा नशा हो जाता है। लेडी यंग कहती हैं कि अपने हुआंग को सम्मान देने के लिए आई हो और तुम उनके प्रेम के लिए ये प्याला भी नहीं पी सकती। यहाँ पे लेडी लिंग कहती हैं तो आपको क्या लगता है महामहिम को सम्मान स्थापित करने के लिए, मतलब उनको सम्मानित करने के लिए मुझे शराब पीना जरूरी है? तो लेडी यंग कहती है कि तुम मेरा जुबान लड़ा रही हो, क्या तुम्हें पीना है या नहीं पीना है? लेडी लिंग कहती है आप मुझसे इतनी ज्यादा नफरत क्यों करते हो? क्या आपको इस बात से डर है कि महामहिम अब सारा प्यार मुझ पर बरसाने लगेंगे, आपको प्यार नहीं मिलेगा? इतना सुनना था कि लेडी यंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और खींच के एक तमाचा जड़ देती है लेडी लिंग को। लेडी लिंग भी कम नहीं होती और उन्हें खींच के एक और तमाचा वो जड़ देती है। लेडी यंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है, कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तो लेडी लिंग कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, आप यहाँ पे लेडी हुआंग के सामने हैं और आप उनको सम्मान देने के लिए आए हैं लेकिन आप उन्हें अपमानित कर रही हैं। जिसके बाद से लेडी यंग को गुस्सा आता है, कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम एक मामूली सी दासी हो, इतना अहंकारी हो गई और उसे जान से मारने जाती हैं। ऐसे ही लेडी हुआंग वहीं पे रोक लेती है। लेडी हुआंग जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम एक मामूली सी रखैल हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे यहाँ पे आकर बवाल करने की। हम देखते हैं कि लेडी यंग तो खुश हो जाती हैं कि लेडी हुआंग तो अब मेरे ही तरफ से बोलेंगी, लेकिन लेडी हुआंग जो होती है वो तुरंत ही गला दबा देती हैं लेडी का और कहती हैं कि तुम इतनी ज्यादा घमंडी कब से हो गई, तुम महामहिम के प्रेम को लेकर घमंडी हो गई हो ना। उसका गला दबा के वहीं पे फेंक देती हैं और कुछ लोगों को बुलाती हैं, कैसे हैं इसका घमंड तोड़ो और इसे ले जाकर बाहर सजा दो। लेडी यंग बहुत ही ज्यादा रोने लगती हैं, बिलखने लगती हैं, कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, लेकिन लेडी एन को वहां से खींचकर ले जाया जाता है। जिसके बाद से लेडी हुआंग कहते हैं कि जब कोई भी महामहिम के प्रेम को लेकर, मतलब महाराज के प्रेम को लेकर घमंडी होने लगेगा तो उसको ऐसी ही सजा दी जाएगी। सभी लोग कहते हैं जी महारानी जैसी आपकी आज्ञा। जिसके बाद से लेडी हुआंग वहाँ पे वो शराब का प्याला उठा लेडी लिंग को देती हैं, कहती हैं कि लेडी लिंग ये मैंने तुम्हारे लिए दिया है, मतलब ये मैंने तुम्हें दिया है, अब पियोगी
या नहीं। लेडी लिंग डरते डरते वो शराब का प्याला उठाती हैं और पी जाती हैं। यहाँ से कट होता है आगे की सीन में हम देखते हैं कि लेडी लिंग बाहर जा रही होती है और वो बहुत ही ज़्यादा डर रही होती है। कहती है कि मेरी असली पहचान सबके सामने आ जाएगी। अरे नहीं, मुझे तो डर है, अब क्या होगा। अभी वो आगे जा ही रही होती है, वहीं पे बेहोश हो जाती है। उनके शरीर से कुछ ऊर्जा निकल रही है। आगे की सीन में हम एक सफ़ेद बाल वाले आदमी को देखते हैं जो कि देखता है एक लड़की बेहोश है तो उसके पास जाता है। वो जाकर उसे उठाता है तो वो पहचान जाता है कि ये तो आत्मा कबीले की राजकुमारी है। और आत्मा कबीले की राजकुमारी इसे देखते ही बोलती है बेंग जियांग, जिसके बाद से वो आदमी कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, मानव कबीले के महल में क्या कर रही हो। इससे पहले कि सू होए यानी कि लेडी लिंग कुछ बोल पाती वो बेहोश होने लगती हैं। हम देखते हैं कि बेंग जियांग जो होता है वो अपने शक्तियों से उसे ठीक करता है। जब उसे हील कर लेता है तो उसे जगाने की कोशिश करता है लेकिन उसे होश नहीं आता। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ से वहाँ पे गाड़ी आ रही होती है। जब गाड़ी आते हुए ये सुनता है तो वो उसे वहीं पे लिटा कर गायब हो जाता है बेंग जियांग। बेंग जियांग जब गायब हो जाता है तो उसी के पास से सम्राट गुजर रहे होते हैं, यानी उसी गाड़ी में सम्राट देखते हैं कि कोई वहाँ पे बेहोश पड़ा हुआ है तो अपनी गाड़ी को वहीं पे रोक लेते हैं। जिसके बाद से हम लेडी लिंग को देखते हैं। जिन्हें होश आता है तो वो उठ के सम्राट के करीब जाती हैं। सम्राट कहते हैं कि आप एक उपपत्नी हो, ऐसे सड़क पे क्यों लेटी हुई हो। तो यहाँ पे जो उपपत्नी लिंग होती है वो बताती है कि सम्राट मुझे क्षमा कीजिएगा, दरअसल आज मैंने शराब पी ली जो उपपत्नी हुआंग ने दिया था। इतना कहना था कि हम देखते हैं कि सम्राट अपने हाथों से उसका बुखार चेक करते हैं और कहते हैं कि जब आप बीमार हो तो आपको अपने महल में होना चाहिए, तो आप यहाँ से वापस अपने महल में चले जाओ और यहाँ पे खड़े होकर ऐसे खेल ना रचो। जिसके बाद से जो लिंग होती है वो कहती है कि जी आपकी जैसी आ गया। जिसके बाद से लिंग वहाँ से चली जाती है। आगे की सीन में हम देखते हैं कि लिंग वहाँ से जा रही होती है, सम्राट वहाँ से चले जाते हैं दूसरी तरफ। सम्राट फ्लैशबैक में कुछ याद करते हैं जहाँ पे हमें बताया जाता है कि लेडी हैंग ने जो शराब की बोतल दी थी वो सम्राट के आदमी के द्वारा ही दी गई थी। यहाँ पे सम्राट याद करने के बाद कहते हैं कि आपने वो शराब पी फिर भी आपका आत्मा बाहर नहीं आया, मतलब आप अपने असली रूप में वापस नहीं आए, लेकिन आप मुझे उस परिचित व्यक्ति की तरह क्यों लगती हैं। लिंग वहाँ से गिरते पड़ते अपने महल की ओर दौड़ती है जहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी नौकरानी बाहर बैठ के आग सेक रही होती है। लेडी लिंग पहुंचती है तो कहती है कि जल्दी से इंपीरियल डॉक्टर को बुलाओ, मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार हूँ। जिसके बाद से वो कमरे की तरफ जाने लगती है। नौकरानी कहती है कि ये पहले नौकरानी हुआ करती थी, इतनी ज़्यादा लाचार होने की क्या ज़रूरत है, वैसे भी तुम्हारे लिए कौन सा कोई इंपीरियल डॉक्टर आने वाला है, वो बका रही होती है। लेडी लिंग जाके अपने बिस्तर पर लेट जाती है और कहती है कि मुझे कोई पानी पिला दो, मुझे कोई पानी पिला दो। हम देखते हैं कि यहाँ पे एक नौकरानी आती है लेडी लिंग के पास और कहती है कि मैं आपके लिए कुछ इंपीरियल से दवाई लेकर आई हूँ, आप ये दवाई पी लो, पूरी तरीके से ठीक हो जाओगी। लेडी लिंग जब उसके चेहरे को देखती है तो उसे याद आता है कि ये वही लेडी एंग की नौकरानी, और वो कहती है कि तुम लेडी एंग की नौकरानी हो ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो नौकरानी कहती है कि नहीं, आपको गलतफहमी हुई है, मैं इंपीरियल चिकित्सक से हूँ, मैं इंपीरियल चिकित्सक हूँ, आप चिंता मत करो, आप ये दवाई पी लो, पूरी तरीके से ठीक हो जाओगी। लेडी लिंग वो पीने को तैयार नहीं होती तो ये नौकरानी उन्हें जबरदस्ती पिलाने लगती है। इससे पहले कि नौकरानी वो दवाई पिला पाती है यहाँ पे सम्राट आ जाते हैं। सम्राट आते ही नौकरानी को खींच के दूर ढकेल देते हैं, जिसके बाद से दो सैनिक आके उस नौकरानी को पकड़ लेते हैं। यहाँ पे सू यानी जो लेडी लिंग होती है वो कहती है कि महाराज आप आ गए। लेडी लिंग से कहते हैं कि तुम ठीक तो हो ना, वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। जिसके बाद से सम्राट कहते हैं कि लेडी एंग ने बिना मेरी अनुमति के मेरी उपपत्नी को मारने का प्रयास किया, उसके लिए क्या सजा होना चाहिए। तो उसका नौकर कहता है कि मैं अभी जाके उन्हें सजा देता हूँ। सम्राट कहते हैं जल्दी से किसी डॉक्टर को बुलाओ। जिसके बाद से उसकी देख रेख कर रहे होते हैं और कहते हैं कि आप सू ये हो ना, अगर आप वो नहीं हो तो आपने मुझसे संपर्क क्यों किया, मेरे पास क्यों आए, क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूँ। जिसके बाद से वो एक याद करते हैं जहाँ पे हमें पता चलता है सम्राट पहले ही सू से बहुत प्यार करते थे, दोनों एक दूसरे के प्रेमी थे। में सू बेहोश हो गई होती है और सम्राट उसकी देख रेख कर रहे होते हैं। कहते हैं कि क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूँ, क्या तुम मुझे भूल गई हो। सीन यहाँ से कट होता है। आगे की सीन में हम देखते हैं कि लेडी लिंग की नौकरानी उनकी देखभाल कर रही होती है, उनके लिए मिठाई लाई होती है। कहते हैं कि महाराज को सचमुच में आपकी चिंता है। तो यहाँ पे लेडी लिंग कहती है क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं एक शक्तिहीन महिला हूँ। तो यहाँ पे नौकरानी कहती है माफ कीजिएगा, मुझसे गलती हो गई, और मिठाई लेकर वहां से जाने लगती है। जिसके बाद से एक नौकरानी दौड़ते हुए आती है लिंग जी करते हुए, तो लेडी लिंग उनके पास जाती है और हम लेडी लिंग की नौकरानी उस नौकरानी को खींचकर बाहर ले जा रही होती है। लेकिन वो नौकरानी बस लेडी लिंग से मिलने के लिए आई होती है। लेडी लिंग अपनी नौकरानी से कहती है कि छोड़ दो उसे। लेडी लिंग की नौकरानी वहां से चली जाती है तो लेडी लिंग खुद उसका सामान उठवाती है उस नौकरानी का। वो छोटी लड़की जो नौकरानी होती है वो लेडी लिंग के लिए मिठाइयाँ और सामान लेकर आई होती है। कह रही होती है कि ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, आप महाराज की उपपत्नी बन गई हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी आपको जल्दी एक बच्चा हो और आप सुखमय जीवन जिए। जिसके बाद से लेडी लिंग उन्हें उठाती है और लेकर अपने साथ बैठ जाती है और लेडी लिंग कहती है कि देखो अब मुझे खाने की कमी नहीं है, ये सब तो मेरे लिए खाने के लिए लाई हो, उसके लिए शुक्रिया। जिसके बाद से वो उसे पेस्ट्री खाने को देती है तो वो छोटी बच्ची जो होती है वो खाने लगती है। जिसके बाद से जो लेडी लिंग होती है वो कहती है कि मैं तुमसे कुछ काम करवाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा काम करो कुछ और किसी के बारे में पता लगाओ। तो वो नौकरानी जो छोटी बच्ची होती है वो कहती है कि हाँ बिल्कुल मैं आपके लिए वो काम जरूर करूंगी। तो लेडी लिंग कहती है कि पागल लड़की, तुमने ये नहीं पूछा कि मैं तुम्हें क्या तोहफा दूंगी इसके बदले में, मतलब मेरा काम करोगी तो मैं उसके बदले में तुम्हें क्या दूंगी। तो यहाँ पे जो छोटी लड़की होती है वो कहती है कि आपने मुझे इतना स्वादिष्ट पेस्ट्री दिया है और क्या चाहिए मुझे। छोटी बच्ची कहती है कि मैंने सुना है महाराज आपकी बहुत ज्यादा परवाह करते हैं। वो कहते हैं कि हाँ मुझे पता है महाराज मेरी परवाह करते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि महाराज मेरी कब तक
तक परवाह करेंगे और कब तक मैं उनके परवाह की वजह से बची रहूंगी। इसीलिए मुझे अपना पैर जमाने के लिए कुछ ना कुछ तो यहाँ पे करना होगा। किसी में हम महाराज को देखते हैं जो कि अपने तलवार को निहार रहे होते हैं अपने कमान से निकालकर, जहाँ पे उनका नौकर बताता है कि महाराज आप अच्छे से जानते हैं कि योर हाइनेस यानी महारानी डाउजर के लिए काम करती हैं आपकी पत्नी लिंग, तो आप उसे जान से मार क्यों नहीं देते। महाराज कहते हैं कि मैं उसे मारने के बजाय उसे और अधिक प्यार दूंगा। जिसके बाद से नौकर कहता है महाराज आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं। तो महाराज कहते हैं क्योंकि मैं चाहता हूं कि अपनी तलवार बनाने के पहले मैं देखूं कि वो मेरे कितने काम किए, मैं उसे इतना ज़्यादा प्यार दूंगा, अपने जाल में फंसाऊंगा। और हाँ तुम भूलो मत कि महारानी डाउजर के अंडर में जो पूरे सेना का कमान है तो वो कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए हम उनके किए गए किसी भी कार्य का उल्लंघन नहीं कर सकते, इसीलिए हमें सोच समझ के चलना होगा। और हाँ जो मेरे प्रति जितने भी वफादार सैनिक हैं उन सबको एकजुट करना शुरू कर दो। सीन में लेडी यांग आती है और घुटनों के बल बैठ जाती है और महाराज से माफी मांगती है। कहती है कि महाराज माना मुझसे गलती हो गई लेकिन प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिए, हमारे पिछले प्यार के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। महाराज कहते हैं प्यार, क्या तुम्हें पता है कि इस महल में प्यार की कोई भी जगह नहीं है। तो लेडी यांग कहती है तो वो सब क्या था हमारे बीच। वो कहते हैं महाराज की क्या तुम्हें पता नहीं वो सब क्या था। देखो हमारे बीच प्यार व्यार तो नहीं हो सकता। और तुम बताओ तुमने महारानी को मेरे पीठ पीछे कितने सारे संदेश पहुंचाए हैं। लेडी यांग कहती है कि महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मैं मजबूर था, मजबूरी के कारण मैंने ये सब किया, मैं आपको बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। महाराज कहते हैं अच्छा तो प्यार करती हो तो ठीक है दिखाओ अपना प्यार, और उसके गले पे तलवार रख देते हैं। लेडी यांग कहती है कि महाराज प्लीज मुझे बख्श दीजिए, मुझे जान से मत मारिए, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। महाराज को कुछ भी नहीं सोचता, वो अपने नौकर से कहते हैं कि लेडी यांग को यहाँ से लेकर जाओ और मेरे नजरों के सामने दोबारा इसको मत लेकर आना, इस पापी को ले जाओ यहाँ से। महाराज का नौकर लेडी यांग को पकड़ के ले जाता है। जिसके बाद से हम महाराज को देखते हैं जो कि लेडी लिंग के कमरे में होते हैं, ढेर सारे सोना जेवरात और रेशम के कपड़े लेकर। महारानी यानी लेडी यांग पूछती है कि महाराज ये सब क्या है। तो महाराज बताते हैं कि ये आपके लिए खजाने सोने चांदी जेवरात हैं। जिसके बाद से लेडी यांग को कहते हैं कि अब आपको मेरे साथ रहने की इजाजत है। लेडी लिंग से ज्यादा तो उनकी नौकरानी खुश होती है। हम देखते हैं कि महाराज उन्हें पकड़ते हैं दोनों हाथों से और कहते हैं कि मैं जल्द ही फायर कबीले के पास जाने वाला हूँ और आप काफी दिनों से अकेली रह रही हैं, इसीलिए आज रात मैं आपके पास यहीं रुकूंगा। जिसके बाद से सारी नौकरानियां महाराज और महारानी को प्रणाम करते हैं और वहां से निकल जाते हैं। महाराज जाके बेड पे बैठ जाते हैं। जिसके बाद से लिंग जी यानी लेडी लिंग सोचती है कि लिंग जी तुम क्यों झिझक रही हो, तुम्हें अपने भाई और कबीले के बारे में सब कुछ के बारे में पता लगाना है ना, तो अपने शरीर से ही उसके प्रेम को जीतना होगा। और महाराज के करीब जाने लगती है। महाराज कहते हैं कि लिंग जी तुम मेरे पास क्यों नहीं आती, मैं आदेश देता हूँ अपने साथ सोने का। जिसके बाद से महाराज लिंग जी के करीब जाते हैं और उनके ऊपरी कपड़े को वहीं पे उतार देते हैं। जिसके बाद से महाराज लिंग जी को अपने गोद में उठाते हैं और ले जाकर बेड पे लिटा देते हैं और उनके करीब आगे बढ़ते हैं किस करने के लिए। सम्राट लिंग जी के करीब जाते हैं तो लिंग जी अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लेती है। जिसके बाद से सम्राट कहते हैं कि आप मेरे करीब नहीं आना चाहती, आप क्या चाहती हैं, क्या आप हरम में अपना कदम नहीं जमाना चाहती। लिंग जी कहती है कि मैं अपना कदम जमाना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे आपके करीब आने की मैं अभी तैयार नहीं हूँ। तो महाराज कहते हैं अच्छा तैयार नहीं है तो फिर आगे आप करना क्या चाहती हैं। नहीं चाहती कि मैं आपके पक्ष में रहूं और आपका अपना कदम हरम में बना रहे। तो जिसके बाद से लिंग जी कहती है कि सम्राट अगर आप मेरे पक्ष में रहेंगे तो मेरे लिए और भी ज्यादा खतरा बढ़ जाएगा। सम्राट कहते हैं कि हाँ जितना मैंने सोचा था आप उससे भी ज्यादा समझदार हैं, क्योंकि आपने दूसरा रास्ता चुना है तो फिर ठीक है, आप अपनी वफादारी कैसे दिखा सकती हैं मैं भी देखना चाहता हूँ। सम्राट इतना कहने के बाद वहां से चले जाते हैं। सीन यहाँ से कट होता है, दरबार का सीन दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि महारानी डाउजर और महाराज एक सीट पे बैठे होते हैं और वहाँ फायर कबीले का एक आदमी होता है। जिसके बाद से महारानी कहते हैं कि तुम फायर कबीले के कायर लोग, तुम यहाँ पे आ गए मुझसे बातचीत करने के लिए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की। और महारानी आदेश देती हैं कि इसका सर काट के बीच चौराहे पे लटका दिया जाए। जिसके बाद से सम्राट उठते हैं और कहते हैं कि महारानी कृपया अपना आदेश वापस ले लें। महारानी कहती हैं कि तुम क्या मेरी बात को काटने की कोशिश कर रहे हो। वो कहता है कि नहीं महारानी माफ कीजिए, मैं आपकी बात को नहीं काट सकता, काटने की कोशिश भी नहीं कर सकता, लेकिन चूंकि हमारे पिताजी यानी दिवंगत सम्राट ने संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, मतलब 3 कुलों के साथ संधि हस्ताक्षर किए हैं कि उन लोगों के साथ हम लोग कुछ भी बुरा नहीं कर सकते। महारानी कहते हैं कि तुम्हारे दिवंगत पिता मर चुके हैं और तुम उनके कायर पुत्र हो, तो तुम आज इतनी कायरता कैसे दिखा सकते हो। जिसके बाद से तलवार देते हुए महारानी कहती हैं कि अगर ऐसी बात है तो ये तलवार लो, तुम खुद इस फायर कबीले के व्यक्ति का सिर काट कर धड़ से अलग कर दो। सम्राट नहीं पकड़ते तलवार तो महारानी कहती हैं कि क्या तुम भूल गए, आज तुम तलवार पकड़ने से डर रहे हो, लेकिन एक दिन जब तुम इस सिंहासन पे बैठ रहे थे तो तुम भूल गए तुमने कितने लोगों का सर धड़ से अलग कर दिया निडर होकर। जिसके बाद से हम देखते हैं कि यहाँ पे सभी लोग डर के मारे एक साइड में खड़े होते हैं। सभी लोग ये सब कुछ सुन
सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, लेकिन किसी की भी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं होती। लेडी लिंग को देखते हैं जो कि हिम्मत जुटाती हैं। वहाँ पे जो चाय का प्याला पड़ा होता है वो तुरंत उठती हैं और चाय के प्याले को लेकर पहुंच जाती हैं महारानी के पास और कहती हैं कि महाराज ने मुझसे कहा था कि मैं आपके लिए ये चाय का प्याला बनाकर आपको परोसूं। जिसके बाद से वो महारानी के पास जाती हैं और वो जानबूझकर चाय का प्याला जो होता है वो फेंक देती है, महाराज के ऊपर ही गिरा देती है और कहती है कि महाराज मेरे साथ चलिए, मैं आपके कपड़े चेंज करवा देती हूँ। जिसके बाद से महारानी कहती है कि तुम एक मामूली नौकरानी हुआ करती थी और मैंने तुम्हें उप पत्नी का दर्जा दिलवाया और तुम अब यहाँ पे मेरे साथ चाल चल रही हो। तो यहाँ पे महाराज कहते हैं कि महारानी माफ कीजिएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेडी लिंग कहती हैं कि महाराज ने मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपके सामने चाल चलने की कोशिश कैसे कर सकती हूँ। दरअसल बात यह है कि ये जो फायर कबीले के आदमी हैं इनके सामने मैं दिखाना चाहती थी कि आपके और महाराज के बीच में कोई भी मुठभेड़ नहीं है। यानी सभी लोग यहाँ पे बातें करते हैं कि आपके और महाराज के बीच बहुत ही ज्यादा मुठभेड़ है। मैं बस इस बात को साफ कर रही थी कि आप दोनों के बीच कोई भी मतभेद नहीं है। यहाँ पे महारानी कहती है कि अच्छा तो तुम बहुत ही ज्यादा होशियार भी होने लगी हो। तो यहाँ पे जो लेडी लिंग होती है वो कहती है कि आप मेरी चापलूसी मत कीजिए महारानी, मतलब मेरी बड़ाई मत कीजिए, मुझे सजा दीजिए। जिसके बाद से महारानी कहती है कि हाँ तुम सजा के लायक तो हो और अपने सैनिकों को बुलवाती हैं और कहती है कि इसे कैद कर लो, ले जल के इसे कोड़े मारने की सजा दो। जिसके बाद से लेडी लिंग को वहां से कैद करके मतलब पकड़ के सैनिक लोग ले जाते हैं और यह महाराज सम्राट जो होते हैं वो उसे देखकर सोच रहे होते हैं कि मूर्ख लड़की, क्या तुम इस तरीके से मेरा तलवार बनोगी। मैडम हुआंग को देखते हैं जिनसे एक आदमी मिलने आया होता है नका वका पहन के और कहता है कि हमारे हुआंग कबीले के बुजुर्गों ने सुना कि महामहिम को एक नया खिलौना मिल गया होता है। तो हुआंग कहती है कि हाँ। जिसके बाद से वो कहते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हरम में आपकी पकड़ अब मजबूत नहीं रही और जल्दी ही धुंधली होने वाली है। वो कहती है कि आपको ऐसा क्यों लगता है। तो वो आदमी बताता है क्योंकि आप जब से महाराज से शादी हुई है तब से आप एक बार भी महाराज के पास नहीं सोए हैं और आपको क्यों लगता है कि आप हरम के हमेशा से प्रभारी रहेंगे। तो वो कहती है क्योंकि मैं हमेशा से प्रभारी रही हूँ और मेरे पास अपना एक अलग योजना है उससे निपटने के लिए। वो आदमी कहता है कि देखो हमें पता है साया कि तुम पहले हुआंग कबीले की एक अच्छी सेनापति हुआ करती थी जो कि सेना में लड़ाई करने के लिए भी जाती थी, लेकिन तुम अभी अपना वो जो ऐठन है ना वो छोड़ दो। तो तुम्हें अभी जो करना है ना वो करो, महाराज के साथ सो बच्चे पैदा करो जिससे कि हमारा राज्य स्थापित होगा। लेडी लिंग को देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं उन्हें बहुत ज्यादा चोट लगी होती है। तो सम्राट आते हैं उनके चोटों पे दवाई लगाने के लिए। कहते हैं कि लेडी लिंग आपको पता है ना आज आपने जो कुछ भी किया था उससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। वो कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे आप पर विश्वास है कि आप भविष्य में बहुत अच्छे राजा बनेंगे और आप कुछ ऐसा मतलब बहुत बड़ा करेंगे, आप बहुत अच्छे हो। जिसके बाद से सम्राट कहते हैं कि आपको मुझ पर इतना ज़्यादा विश्वास क्यों है। तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता लेकिन मुझे विश्वास है और मैं जिस पे विश्वास करती हूँ ना मैं कभी भी गलत व्यक्ति पे विश्वास नहीं करती हूँ। इतना कहना था कि सम्राट को याद आता है सुहोई यानी उस राजकुमारी की, आत्मा कबीले की राजकुमारी की। और वो कहते हैं कि आप जब ऐसी वैसी बातें करती हो ना तो मुझे किसी की याद दिलाती हो। वो कहती है कि किसकी। वो कहती है कि है कोई। वो कहते हैं कि है कोई जिससे मुझे प्यार और नफरत दोनों का रिश्ता है। और ये कहते हुए उनके चोट को दुखाने लगते हैं, मतलब दबाने लगते हैं, उन्हें दर्द होता है तो वो छोड़ देते हैं। लेडी लिंग कहती है तो क्या आप मुझे उसी की तरह समझते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, मैं आपको उसके विकल्प की तरह नहीं लेता और उनके घाव पे फूंक मारने लगते हैं। महाराज उनके घाव पे फूंक मार रहे होते हैं तभी यहाँ पे महारानी का आदेश लेकर एक आदमी आता है। महाराज तुरंत घुटनों के बल बैठ जाते हैं। ये आदमी आकर बताता है कि पता चला है कि शहर में कुछ आत्मा कबीले के लोग हैं जो कि घूम रहे हैं। महारानी का ये आदेश है कि महाराज जाएं, आश्वस्त हो और घूमे उन लोगों के बारे में पता लगाएं और तुरंत मौके पे उन लोगों की जान ले लें। यहाँ पे सम्राट कहते हैं कि महारानी से कहिए कि वो आश्वस्त रहे, ऐसा ही होगा जैसा कि महारानी ने कहा है। आत्मा कबीले के किसी व्यक्ति को पकड़ते ही मैं उसे फांसी की सजा दे दूंगा, मैं उसे फांसी पे लटका दूंगा। ये सारी बातें सुनती है तो वो डर जाती है। आगे की सीन में हम देखते हैं कि लेडी लिंग सोई होती है और अचानक से उनको पूरे शरीर में बेचैनी होने लगती है, उनके शरीर से वही ऊर्जा बाहर निकलने लगती है। वो कहती है कि अरे नहीं, मेरी सच्चाई तो सबके सामने आ जाएगी। जिसके बाद से वो दवाई उठाती है और दवाई को उठाकर सूंघती है तो कहती है कि इसमें तो कुछ ऐसी औषधियां हैं जिसकी वजह से मेरी सच्चाई सबके सामने उजागर हो जाएगी, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। जिसके बाद से वो उठती हैं और उठ के वहाँ से भागने लगती हैं कि मुझे खुद को बचाना होगा वरना मेरी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। तभी कुछ दूर पे जाके वहीं पे बेहोश हो जाती हैं। जिसके बाद से हम देखते हैं कि दरवाजे पर कोई आता है और दरवाजा खुलता है। लेडी लिंग यहाँ पे बेहोश होती है, इनके शरीर से कुछ ऊर्जाएं निकल रही होती हैं। ये होते हैं सम्राट और सम्राट इनके पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम दुष्ट आत्मा कबीले की औरत, मैंने सही सोचा था कि तुम वही हो, मैंने तुम्हें पहचान लिया, आखिर तुम्हारी सच्चाई बाहर आ ही गई। जिसके बाद से वो अपना तलवार उठाते हैं और लेडी लिंग के ऊपर वार कर देते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर।